हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, शायद ही कभी ऐसा कोई एग्जाम रहा होगा इसमें आर्ट एंड कल्चर में मौर्यों से प्रश्न नहीं पूछा गया हो। यानी जब भी एंशियंट हिस्ट्री की बात आती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि मौर्यन आर्ट से एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं जरूर से जरूर जो है वो पूछा जाता है। आइए चर्चा करते हैं मौर्य कला के बारे में। और ये आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। विशेषकर यदि मैं यूपीएससी की बात करूं या बीपीएससी की बात करूं, तो बीपीएससी के तो सिलेबस में अलग से मेंशन है और वहां से तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या फिर एमपीपीएससी हो। चलिए चर्चा करते हैं। तो यदि मौर्य कला की बात की जाए तो इस मौर्य कला को दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले राजकीय कला और दूसरे नंबर पर लोक कला, स्वतंत्र रूप से विकसित कला। लोक कला, लोक कला और इसे हम लिखेंगे स्वतंत्र रूप से विकसित, स्वतंत्र रूप से विकसित। यदि चर्चा की जाए इस मौर्य कला राजकीय कला की, तो राजकीय कला जो राजकीय संरक्षण में होती थी, राजकीय संरक्षण में इस कला को आगे बढ़ाया जाए। इस राजकीय कला को भी हम तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले राजप्रसाद, इसके बाद शिलालेख, शिलालेख के बाद स्तंभ लेख और स्तंभ लेख के बाद गुहालेख, गुहालेख। अब यदि ये कहा जाए कि ये जो मौर्य कला है, जब राजाओं ने संरक्षण दिया तो ये कला आगे विकसित हुई और बहुत बड़े पैमाने पर कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ या अपने चरम पर पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज के द्वारा, समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से कुछ कलाएं विकसित हुई, जिसके बदले में उनको कुछ सैलरी या किसी तनख्वाही की आवश्यकता नहीं थी। यानी किसी की हॉबी है, यानी कोई कला का प्रदर्शन करना चाहता है तो स्वतंत्र रूप से विकसित कला के रूप में और कुछ सरकारी या फिर राजकीय संरक्षण में कला का भी विकास होता है। तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र रूप से विकसित कला। इस स्वतंत्र रूप से विकसित कला में लोक कला में इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक तो स्वतंत्र रूप से विकसित कला, स्वतंत्र रूप से विकसित कला, स्वतंत्र रूप से विकसित कला और राजकीय संरक्षण में, राजकीय संरक्षण में, राजकीय संरक्षण में यानी सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में। जैसे कुछ जो है लोक कलाकारों को राजकीय संरक्षण भी दिया गया। तो सबसे पहले यदि कला की बात की जाए तो कला की जो शुरुआत है वो पाषाण काल से मानी गई है। पाषाण काल के बाद कला का हमें एक श्रेष्ठ रूप दिखाई देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
विशेषकर स्थापत्य कला के रूप में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कहा जाता है कला का अंधकार काल आ गया, जबकि ये बात पूरी तरीके से सही सही नहीं है। स्थापत्य कला में जरूर हमें कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं वैदिक काल में, लेकिन साहित्य में तो बहुत ही बड़े बड़े जो है रचनाएं लिखी गई, बहुत ही बड़ा काम किया गया। वेदों के बारे में चर्चा की गई, उपनिषदों के बारे में लिखा गया, आरण्यकों के बारे में लिखा गया, वेदांगों के बारे में लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में लिखा गया। तो क्या नहीं लिखा गया? तो ऐसा नहीं है कि कला का अंधकार काल वैदिक काल में आ गया, कला का बहुत विकास हुआ। हाँ, चूंकि वैदिक काल में हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संरचनाएं मिलती हैं और स्थापत्य कला के बड़े प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसीलिए कुछ इतिहासकार, विशेषकर मार्क्सवादी इतिहासकार, इसे कला का अंधकार युग कह देते हैं, जबकि यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। वैदिक काल में कला के श्रेष्ठ नमूनों का विकास किया गया। क्या यज्ञ की वेदिकाओं में सुलभ सूत्र का प्रयोग नहीं किया गया? क्या संगीत में सामवेद जैसी पुस्तक में राग और अन्य मंत्रों का आविष्कार नहीं किया गया? क्या चिकित्सा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण लेखन कार्य नहीं किया गया? क्या एक शब्द आता है, क्या श्रृंगार शास्त्र पे बहुत सारी बातें नहीं लिखी गई? तो कैसे ये बात जो है इतिहासकारों के द्वारा कही जा सकती है कि वैदिक काल एक कला का अंधकार काल था? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यहां पर सोचना एक बार और पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कला को अंधकार काल कह दिया और कहा गया कि मौर्य काल के बाद फिर से कला जो है पुनर्जीवित होती है। तो इसका मतलब वैदिक काल में कला का जो है विकास नहीं हुआ? वैदिक काल में कला के रूपों का हमें नाना प्रकार से प्रयोग देखने को नहीं मिलता है? यह बात पूर्णतः असत्य है। हाँ, यह बात जरूर कही जा सकती है कि स्थापत्य कला में हमें कोई बड़े स्ट्रक्चर नहीं मिले, नगरीय अवसंरचना के हमें कोई बड़े प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन क्या कला का विकास नहीं हुआ वैदिक काल में? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। वैदिक काल में कला का सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ होगा। वैदिक काल में ऐसे ऐसे शुल्ब सूत्र में गणित से लेकर, यज्ञ की वेदिकाओं से लेकर, ज्यामिति से लेकर, संगीत में सामवेद से लेकर क्या नहीं लिखा गया? तो क्या इसे हम कला साहित्य में नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। उसके बाद आता है मौर्य काल। तो इतिहास की पुस्तकों में तो ऐसा ही लिखा जाता है, हम भी उसी के अनुसार ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मौर्य काल में कहा गया कि एक बार फिर कला का श्रेष्ठ विकास देखने को मिलता है। और मौर्य काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमें कला के कुछ श्रेष्ठ नमूने दिखाई देते हैं। विशेषकर यदि मैं प्रस्तर कला और मूर्ति कला की बारे में बात करूं, तो मूर्ति कला और प्रस्तर कला मौर्य काल में और विकसित होती है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें उतना जो है मुख्य रूप से विकास नहीं देखा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्यतः हमें जो नगरीय और मुख्य रूप से जो शहरों के नगर नियोजन के जो हमें स्ट्रक्चर मिले हैं, अवसंरचना मिली है, वो मुख्य विशेषताएं थी, जबकि मौर्य काल में नगरों के अलावा मुख्य विशेषता मूर्ति कला के रूप में, प्रस्तर कला के रूप में हमें देखने को मिलती है। और वही प्रस्तर कला में हमें शिलालेखों के बारे में पढ़ना है, स्तंभों के बारे में पढ़ना है, स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ना है, गुहा लेखों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा चैत्य और विहारों के बारे में भी चर्चा करनी है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मौर्य काल में एक बार फिर कला का हमें एक चरम विकास देखने को मिलता है, विशेषकर प्रस्तर कला के क्षेत्र में, और अन्य क्षेत्रों में भी कला का हमें विकास दिखाई देता है। तो मौर्य काल में इस कला को दो भागों में बांटा, एक को कहा राजकीय कला, दूसरे को कहा लोक कला। राजकीय कला में हमें सबसे पहले पढ़ना है राजप्रसाद।
राजप्रसाद के बाद हमने पढ़ना है शिलालेख, शिलालेख के बाद स्तंभलेख, स्तंभलेख के बाद गुहालेख। तो आइए राजप्रसाद को कंप्लीट करते हैं। राजप्रसाद यानी जो महल थे उनकी अवसंरचना कैसी थी, उनका स्थापत्य कला कैसा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पटना के कुम्भहार, पटना के समीप कुम्भहार से राजप्रसाद के साक्ष्य मिले हैं, वहां से हमें मौर्यों के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। और ये राजप्रसादों के बारे में फायान, एक चीनी यात्री था, वो ये कहता है ये राजप्रसाद ऐसे थे जैसे देवताओं के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। इन राजप्रसादों के बारे में एरियन नाम का व्यक्ति कहता है इस सर्वश्रेष्ठ नगर जो मैंने अपने जीवन में देखे उनमें पटना कुम्भहार के राजप्रसाद थे। इन राजप्रसादों के बारे में स्पूनर महोदय कहते हैं कि मैंने ईरान में शूशा और एकवतना जो नगर देखे हैं उनसे भी श्रेष्ठ ये पाटलिपुत्र के राजप्रसाद हैं, और पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगरों की संज्ञा दी गई है इन राजप्रसादों को। यही राजप्रसाद का यदि नगर विन्यास समझा जाए तो ये कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे राजप्रसाद। यदि इनका नगर विन्यास समझा जाए इन राजप्रसादों का, तो नगर विन्यास कुछ इस प्रकार से था इन राजप्रसादों का कि ये नगर हुआ करता था। नगर के चारों ओर एक खाई हुआ करती थी। ये खाई 185 185 जो है फीट चौड़ी हुआ करती थी। कहीं कहीं इसे 600 फीट भी आंकड़ा मिलता है, लेकिन 185 जो है इसका ज़्यादा सही आंसर है। और 30 हाथ गहरी हुआ करती थी, 30 हाथ गहरी। कहीं कहीं इसको 60 फीट के रूप में भी मिलता है। जैसे ही इस खाई को पार करते थे, यानी 185 फीट चौड़ी और 30 हाथ गहरी, ये जो खाई थी, इस खाई के चारों तरफ एक सुरक्षा है। जैसे ही इस खाई को पार करते थे तो इस खाई के बाद नगर को चारों तरफ 4 दीवारी सुरक्षा प्राचीरों से घेरा जाता था। ये सुरक्षा प्राचीर हुआ करती थी। नगर को चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर से घेरा जाता था। नगर को चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर से घेरा जाता था। अब जैसे ही नगर में एंट्रेंस करते थे तो 64 दरवाजे अलग अलग नगर में प्रवेश के हुआ करते थे। 64 दरवाजे, 64 दरवाजे, 64 दरवाजे ये नगर में प्रवेश के लिए हुआ करते थे। उसके बाद कई महल अलग अलग लोकेशन में बने होते थे, और इन्हीं महलों में एक सबसे महत्वपूर्ण महल था और उसका नाम था राजप्रसाद। राजप्रसाद यहाँ पर जैसे ही महल में एंट्रेंस करते थे तो राजमहल में कई सारी खिड़कियां होती थी। इन्हें बुर्ज कहते थे, और ये जो बुर्ज होता था ये 570 खिड़कियां, बुर्ज जो है ये 570 खिड़कियां होती थी। 570 खिड़कियां, 570 खिड़कियां होती थी। और यदि मैं कहूँ आपसे कि पाटलिपुत्र के नगर के बारे में जो चर्चा की गई है वो मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में की गई है। एक मेगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और इस इंडिका में जो चर्चा की गई है कि ये जो पाटलिपुत्र नगर था 80 स्टेडिया, इसकी जो चौड़ाई थी वो 80 स्टेडिया थी। 80 स्टेडिया ये चौड़ा था, लंबा था, और 25 स्टेडिया चौड़ा था। 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टेडिया, 1 किलोमीटर बराबर 5 स्टेडिया। इस प्रकार 16 किलोमीटर लंबा था और 5 किलोमीटर जो है ये चौड़ा था। 5 किलोमीटर चौड़ा था। 16 किलोमीटर ये
लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यदि मैं कहूं ये राजप्रसाद में सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता किसकी है, तो 80 स्तंभों एक राजप्रसाद मिला है जिसमें 80 स्तंभ है। इस प्रकार से 80 स्तंभ है और एंट्रेंस 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो है एंट्रेंस हुआ करते थे। सबसे बड़ा एंट्रेंस यहां से होता था, सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार था वो यहां से हुआ करता था। ये राजप्रसाद सबसे प्रमुख विशेषता थी जिसमें 80 स्तंभ थे जो 140 फीट, 140 जो राजप्रसाद 140 मीटर फीट जो है लंबा था और 120 फीट चौड़ा था। ये राजप्रसाद, ये जो राजप्रसाद था इसकी जो छतें थी वो लकड़ी की हुआ करती थी, छतें लकड़ी की। इसका जो फर्श था वो फर्श भी लकड़ी का हुआ करता था और फिर इसमें चमकदार पॉलिश हुआ करती थी, चमकदार पॉलिश हुआ करती थी। इस राजप्रसाद में कई बैठकें होती थी, कई प्रकार की संगोष्ठियां होती थी, लोग आते थे, समाज के विद्वजन, बड़े बड़े व्यापारी, विद्वान लोग आते थे और राजप्रसाद में लकड़ी की नक्काशियां होती थी। ये राजप्रसाद, ये जो राजप्रसाद है ये स्तंभ, ये लकड़ी और कहीं कहीं पर पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। ये जो लकड़ी के राजप्रसाद है इसमें लकड़ी पर नक्काशी की जाती थी, लकड़ी पर नक्काशी की जाती थी। इनकी जो छतें होती थी वो लकड़ी की थी, फर्श लकड़ी का, इसके ऊपर चमकदार पॉलिश। ये राजप्रसाद जो है इसको देखकर स्नूपर महोदय कहते हैं, स्नूपर महोदय कहते हैं कि मैंने ईरान में सूसा और इक्वतना जो सबसे अच्छे नगर देखे थे उससे भी अच्छे नगर हैं पाटलिपुत्र कुम्भरहार के राजप्रसाद। एरियन कहता है कि पूर्वी भारत और ये जो एशिया के सबसे भव्य नगरों में से एक था पाटलिपुत्र का राजप्रसाद। इनको देखकर फाहियान ये कहता है कि ये राजप्रसाद ऐसे हैं जिनको देखकर ये लगता है कि कोई मनुष्य तो इनका निर्माण कर ही नहीं सकता, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने इनका निर्माण किया है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही है। और इसी को ही बात को बोलते हुए मुझे एक बात आ रही है दक्षिण भारत के मंदिर की ओर। वो दक्षिण भारत का मंदिर है बृहदेश्वर। उस मंदिर के ऊपर जो एक ग्रेनाइट पत्थर का जो कलश जैसी आकृति का जो सबसे ऊपर टॉप पर जो शीर्ष रखा हुआ है वो विश्व के अद्भुत इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत माना जाता है। इसको देखते हुए इतिहासकार कहते हैं कि ये चोलकालीन मंदिर, दक्षिण भारत के इन मंदिरों को देखते हुए ऐसा लगता है मानो किसी दैत्य ने दैत्याकार सोच से क्या विशाल और अद्भुत संरचना का निर्माण किया है। यानी दक्षिण भारत के मंदिरों के लिए इतिहासकार जो है उन्हें दैत्याकार सोच, एक दैत्याकार जो है सोच के तहत बनाए गए मंदिर कहा गया है। आगे मंदिर की शैली में हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पर ये राजप्रसाद थे। इसके अलावा नगर में कई सारे उद्यान हुआ करते थे। इन उद्यानों में कहा जाता था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना चलती थी तो तोते गुणगान गाते थे, जैसे चाट और भाट गाते थे। कहते थे मेगस्थनीज ने जब नगर के प्रशासन की वर्णन किया है तो कहते हैं नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की समिति करती थी। ये समिति 6 अलग अलग समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। और इसी में ही कहा गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य नगर में विचरण करते थे
तो महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। यानी सिक्योरिटी की जो लेयर होती थी, जैसे आज प्रधानमंत्री की एसपीजी लेयर होती है, ऐसे ही महिला अंगरक्षक, उसके बाद पुरुष अंगरक्षक, फिर अन्य अंगरक्षक। लेकिन तोते जो हैं वो राजा का गुणगान करते थे और कई सारे उद्यान थे, इसमें अनेक प्रकार के जो हैं उद्यान लगाए गए और पक्षी जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणगान करते थे राजा। तो राजप्रसाद में ये सारी चीजें हमको याद रखना है। राजप्रसाद के बाद अगला है शिलालेख। ये शिलालेख हम लोग पार्ट 2 में करेंगे और फिर शिलालेख के बाद स्तंभों के बारे में। तो इसको अगले पार्ट में हम राजप्रसाद के बाद अगले पार्ट में हम स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे, शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो किस प्रकार पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक कला का विकास हुआ, इसका पूरे का एक कंबाइंड वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो आज के लिए हम पार्ट 1 में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर देखते रहिए। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए और आपके सभी सजेशन और विचार आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।